हाँ जी, लिखा आपने, चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन। ओके, और डेप्रीसिएशन लगाने के लिए हमारे पास में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको कि हमें कंसीडर करना होता है। क्या क्या फैक्टर होते हैं सर? हमारे को पता होनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी का मतलब एसेट है। बेसिकली मैं कई बार इसको मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी का नाम दे देता हूं, आप एसेट पूछो। नंबर 2, हमारे पास में पता होनी चाहिए हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू, अभी डिस्कस करूंगा मैं इसको। और नंबर 3, उसकी लाइफ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ एसेट को मैं आगे फर्दर और एक्सटेंड कर देता हूं, इंक्लूसिव ऑफ या इंक्लूजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर फर्दर इसको अभी और डिफाइन करूंगा। ठीक है जी। आओ समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बड़ी आसान सी बात है, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में सोचना। डेप्रिसिएशन पहले तो है क्या और क्यों लगाना चाहिए, और क्या ये डेप्रिसिएशन एक कैश एक्सपेंडिचर है या नहीं है, ये चीज देखनी है। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये बात आती है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, चाहे हम ऑब्सोलेंस की बात कहें, आउटडेटेडनेस की बात करें, चाहे हम किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज कहें कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लेकिन 10 में से 9 लोग जो है ना डेप्रिसिएशन तभी चार्ज करते हैं जब वो उसका यूज कर रहे होते हैं और यूज कर करके उसकी वैल्यू को डिक्रीज हो चुकी होती है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही थी जो कि प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया है, तो हम प्लांट एंड मशीनरी का क्या करेंगे। और ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, ओवर ए नाइट नहीं होता। आउटडेटेड होना भी हमें पहले से पता लग जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि टाइपराइटर क्या एक रात में आउटडेटेड हो गया था, ऐसा थोड़ी। कंप्यूटर्स आते हुए उसको फैलने में बहुत समय लगा था, टाइपराइटर उसके बाद। आज की डेट में भी हम ये नहीं कह सकते कि आउटडेटेड हो गया, किसी के पास है तो काम तो चल ही सकता है। तो सर बाकी सारे फैक्टर जो आपने आज तक पढ़े हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, मैं ये नहीं कहता वो बेकार है, लेकिन वो लॉजिकली थोड़े कम जगहों पे यूज होते हैं। मेजर जो हमारा है वो है हमारी प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के अंदर ऐसा क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूं, आप मेरे रॉ मटेरियल हैं, मैं आपका लेबर हूं, मैं आपकी ऊपर एक प्रोसेस कर रहा हूं, आप फिनिश्ड गुड्स तब बन जाएंगे जब आप एक एग्जाम देने लायक पर्सन होंगे। लेकिन ये पंखा तो यहीं पे रहेगा, ठीक है ना, ये पंखा तो यहीं रहेगा, ये एसी भी यहीं रहेगा, ये कैमरा भी यहीं रहेगा। आप लोग चले जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, 12 महीने से ज्यादा तक रहेंगे। सबसे पहले तो ये फिक्स्ड एसेट है, लेकिन ना ये अपनी परफॉर्मेंस है ना धीरे धीरे कम कर देंगे, बुढ़े हो जाएंगे ये धीरे धीरे सारी चीजें। पंखा चलते चलते क्योंकि रोज आपको हवा दे रहा है, तो मैंने ना एक बात सोची मन में पंखे और एसी के लिए और इस कैमरा के लिए, कि मैं ना इसकी वर्थ निकाल लेता हूं जितने की वर्थ मेरे इस ऑपरेशन में लगी है। मैंने ये जो ह्यूज एक्सपेंडिचर किया, मान लीजिए जो मेरा फैन है वो 5 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए मैंने अगर इसके ऊपर क्या नाम है खर्च किए हैं, तो मैं एस्टिमेट करता हूं कि कितने सालों के लिए किए। मैंने 10 बैच इससे पढ़ा लूंगा मैं, 6-6 महीने का एक बैच है, तो 3 साल के अंदर ये आउटडेट हो जाएगा, या फिर अपनी प्रोडक्शन बंद कर देगा, अपनी सर्विसेज बंद कर देगा मुझे देना। तो मैं 5 लाख को 3 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे पता लग जाता है क्या कि सर मेरे को इसने एक पर्टिकुलर बैच के अंदर कितने की सर्विसेज दी। जरा 5 लाख को 3 से डिवाइड करके अमाउंट बताना सर। 1.6 लाख 1,67,000 वट एवर जो भी हो, तो 1 लाख रुपए इसने मेरे को 1 साल के अंदर
यूटिलिटी दी है अपनी, उसने मेरे को अपनी सर्विसेज दी है, और मेरे को एक समय के बाद में इसको इतने का ही खरीदना पड़ेगा। अब बात दरअसल ये आती है कि जब मैं इसको 3 साल बाद खरीदूंगा तो ये 5 लाख का ही नहीं मिलेगा, मुझे कुछ ज्यादा वैल्यू का मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या कहते हैं कि महंगाई की दर बढ़ती रहती है। मानते हैं आप भी इस बात को? अब सर होता क्या है, क्या मैं उस अमाउंट को भी इंक्लूड कर सकता हूं जो फ्यूचर में मेरे साथ में इंक्लूड करेंगे मेरी वैल्यू के ऊपर? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे रूल्स रेगुलेशन कहते हैं जितने का सामान है आप उसको उतने की ही यूटिलिटी यानी कि उतने की ही उससे प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि ये नहीं हो सकता कि मुझे पता है कि अगला फैन जो है या अगली प्लांटेड मशीनरी 5,50,000 रुपए की आनी है, तो 5,50,000 रुपए इकट्ठा करने के लिए कैश में, अभी मैं कैश की बात कर रहा हूं, अपने को 5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन 5,50,000 रुपए लगा दूं, नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये पैसा हमें किसी को देना नहीं होता, बस क्या करना होता है, अपने पास में एक तरीके से चार्ज करना होता है। ये लॉस ऑफ एसेट है, लॉस ऑफ मनी नहीं है, और वो भी प्रोडक्शन करने की वजह से। तो सबसे पहली बात तो हमारे को ये समझ में आई कि मुझे चाहिए होगा कॉस्ट ऑफ एसेट, कितने का था। दूसरा चाहिए होगा लाइफ, अगर मैं लाइफ से डिवाइड करूंगा तो पर एनम का उसका डेप्रिसिएशन मुझे पता लगेगा। अब हम प्लांटेड मशीनरी खरीदने जाते हैं, कंपैरेटिवली हमारे पास में 2 तरह की प्लांटेड मशीनरी है। कंपैरेटिवली चलिए मैं आपसे ना कार का एग्जांपल लेता हूं। आप जाते हैं मारुति के शोरूम में और साथ में ही बगल में ही होंडा का शोरूम है, आप उससे जाकर के पूछते हैं कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या है। क्यों रीसेल वैल्यू आप चाहते हैं? क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम चाहते हैं मरा हुआ भी कुछ दे करके तो जाए। हाथी भी अगर आउटडेटेड हो रहा है तो हाथी के दांत। खैर, हमने लाइव स्टॉक को प्लांटेड मशीनरी नहीं माना हुआ तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इस गाड़ी को बेचूं 7 साल 10 साल बाद तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो मेरे को मिले। स्क्रैप वैल्यू जरूर मिलेगी हमारे को, जिसकी हायर मिलेगी उसके साथ हम जाएंगे अगर हम कंजूस हैं तो। हाँ, अगर हम एक ब्रांड के साथ जाने वाले दीवाने हैं तो फिर ये चीज मैटर नहीं करती। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि होंडा की गाड़ी रीसेल वैल्यू में 30,000 रुपए के अंदर जाती है 10 साल बाद, और मारुति सुजुकी 10 साल बाद 50,000 रुपए में जाती है, तो अगर मैं कंजूस इंसान हूं तो मैं मारुति सुजुकी के साथ जाऊंगा। अगर मैं होंडा का दीवाना हूं तो मैं होंडा के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे को उसकी जो है यूटिलाइजेशन चाहिए, मेरे को उसका ब्रांड चाहिए, मेरे को उसके सर्विसेज चाहिए और उसके फीचर्स से मैं खुश। बात समझ में आए? तो मैं ये कहता हूं आम जिंदगी क्या कहती है, आम जिंदगी ये कहती है कि जिसकी हायर स्क्रैप वैल्यू हो ना वो लो। क्यों होगी ये स्क्रैप वैल्यू? क्योंकि जाते जाते कबाड़ी अंकल है ना, हमारे को कुछ पैसे दे करके जाएंगे, हम उसको दे रहे हैं और कबाड़ी अंकल हमारे को पैसे दे रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि आपने अगर 3 साल के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए थे और बदले में आपको 5 साल बाद इसको 3 साल बाद बेचते हुए आपको 20,000 रुपए मिल जाते हैं, तो आपने क्या 5 लाख रुपए खर्च किए थे? मैं क्वेश्चन दोबारा से बोलूंगा। मैं अब तक ये मान रहा था कि मैंने 5 लाख रुपए 3 साल के लिए खर्च किए हैं। अब किसी ने मुझे बताया कि 3 साल बाद तो तुझे ये जो अमाउंट है 20,000 रुपए ये रिकवर हो जाएगा कबाड़ी अंकल से। तो क्या मैंने सच में 5 लाख रुपए खर्च किए? नहीं, मैंने 4,80,000 रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि उसने मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं सर? कॉस्ट के अंदर आप ऐड, कॉस्ट के अंदर से आप लेस कर दो स्क्रैप वैल्यू, और फिर जो लाइफ हो उससे डिवाइड कर दो। लेस क्यों होता है? क्योंकि ये रिकवरी है, अमाउंट इससे कम हो जाएगा, इसलिए लेस कर दो। चलिए, ये तो बात थी स्क्रैप की और लाइफ की। तो हमारे को डेप्रिसिएशन इस तरीके से, उसकी यूटिलाइजेशन 1 साल के अंदर कितनी की है ये पता लग जाती है। अब मैं बात करता हूं कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2 तरह के एक्सपेंडिचर सर हमारे पास में होते हैं।
एक्सपेंडिचर जो है वो दो तरीके के हमारे पास में होते हैं। कौन से दो तरीके के होते हैं? अच्छा, मेरे हिसाब से कैपिटल नेचर के, और दूसरे मेंटेनेबल नेचर के। सर मेंटेनेबल को रेवेन्यू ही तो कहते हैं, लेकिन रेवेन्यू क्यों कहते हैं इस चीज को आज हम अपनी आत्मा से स्वीकार करेंगे, रटेंगे नहीं। और आप मुझे बताना कि ऐसा है या नहीं। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे ऐसा लगता। हाँ जी, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। अरे क्यों खरीदूं प्लांट एंड मशीनरी, मैं खरीद लेता हूं एक कार। मैंने एक कार खरीदी और घर पे ले जाके नारियल फोड़ने से पहले मैं उसको एक सीएनजी किट लगवा लाया, और जिससे कि मेरी कार के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया, अब ये कार की वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी? बोलो जी। देखो सबकी तो कार की वैल्यू बढ़ी नहीं रही है। नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि वो सेकंड हैंड गुड तो हो ही गया, तो कैसे बढ़ेगी? आपने को सेकंड हैंड मतलब मैं बेचने की बात तो नहीं कर रहा। मैंने नहीं कहा कि मैं किसी को बेचने जा रहा हूँ। सेकंड हैंड वर्ड मत बोलो। मैंने ये बोला कि क्या इससे इसकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ इंक्रीज हुआ, क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? आप अच्छा छोड़ो इसको भी, आप जो मना कर रहे हो, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक गाड़ी देता हूं जिसके अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल से चलती है, या फिर मैं आपको गाड़ी देता हूं जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलती है, आपको ज्यादा अच्छी कौन सी लगती है? पेट्रोल प्लस सीएनजी। अच्छा, मेरे को पहले इनका सिर्फ पेट्रोल सुनाई दिया था सर, सीएनजी है ना इंजन को खा जाता है सर, ऐसी कोई टेक्निकल बात मुझे लगा ही बोलने लगी। पेट्रोल प्लस सीएनजी क्यों? क्योंकि उसके अंदर एडिशनल फीचर है, इस वजह से। तो कोई भी चीज जब हमारे कोई भी ऐसा खर्चा, किसी भी तरीके का ऐसा खर्चा, अपने ना दिमाग से ये निकाल देना कि हजारों की फिगर है, लाखों की फिगर है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर वो चीज रुपयों में है, कुछ पैसों में है, तो वो रेवेन्यू नेचर का। ऐसा दिमाग से निकाल दे। ये नहीं, मजाक नहीं करना। हमें कैपिटल और मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर को समझना है। तो हम क्या कहते हैं, मैंने ये कहा सर कि उसके अंदर मैंने एक एडिशनल खर्चा किया, जिसके अंदर से, जिसकी वजह से उसके फीचर्स बढ़े, और फीचर्स बढ़े तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अच्छा, अब वही कार के साथ में चलता हूं। वो कार 1 साल तक चलती रही और मैं उसकी सर्विसिंग कराता रहा रेगुलर बेसिस पे, और 1 साल बाद बेचना चाहता हूं उसको। 1 साल बाद मैं उसको 12 लाख की गाड़ी को, जिसके अंदर की मैंने 60,000 रुपए की किट लगवाई थी, 1 लाख रुपए की किट लगवाई थी, जो कि 13 लाख रुपए की हो चुकी थी, उसको मैं 14 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, ये कह करके कि मैंने इसकी सर्विसिंग करवा के ना इसको बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो क्या मुझसे कोई उसे 14 लाख रुपए में खरीदेगा? अब कोई बच्चा पीछे से बोल पड़े, सर अगर आप सलमान खान हो तो जरूर खरीद लेंगे। मैंने तो नहीं बोला कि कोई ब्रांड की गाड़ी थी वो, या किसी ने ऐसा यूटिलाइज किया था उसको। तो हम क्या कहते हैं जी, हम ये कहते हैं 14 लाख रुपए में आप मना कर रहे हैं लेने से, कि नहीं सर हम 14 लाख में नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपने इसको मेंटेन किया था ना, उससे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ी नहीं थी, परफॉर्मेंस स्टेबल रही थी, इसकी लाइफ को कोई फायदा नहीं हुआ। बात समझ में आई? लाइफ को फायदा किस चीज से होता है? जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ऐसा कोई खर्चा जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाए, ऐसा कोई खर्चा जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, या ऐसा कोई खर्चा जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए या उसके फीचर में इंक्रीज हो जाए, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इनके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जबकि
ये जो मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम चार्ज कर देते हैं P&L अकाउंट। बात समझ में आई? सर हाँ जी सर। बट कोई ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जो दो जैसे सो सपोज टायर है सर, हाँ सर टायर फट गया, टायर फट गया, सो मैं टायर नया लगवाया, बिल्कुल सर। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ मैंने बढ़िया क्वालिटी का टायर लगाया ताकि वो ज्यादा टाइम सस्टेन कर सके। पुराने वाला टायर था उस गाड़ी में, पुराना टायर था, पहले हाँ। टायर से ही चलती थी। हाँ। हाँ, तो अभी भी वो टायर से ही चल रही है। ये बढ़िया वाला टायर कैसा लगाया आपने, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस या वैल्यू में इंक्रीज हुआ, तो वो कैपिटल नेचर का है। बट सर वो तो एक तो टायर फटा था इसलिए मैंने चेंज कराया। चेंज किया है हाँ, हाँ, तो लेकिन आप कह रहे हैं ना आपने उससे भी बढ़िया क्वालिटी का लगवाया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सेम क्वालिटी का मैंने लगवाया जिससे कि इसकी शान में कोई फर्क नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं, हवाबाजी करने के लिए ना मोटे मोटे टायर एक्स्ट्रा डलवा लेते हैं, पुराने वाले को निकलवाते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई? जो शादी में लगते हैं बूफर्स वो लगवा देते हैं गाड़ी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। आप उसको इतना मॉडिफाई कर दो कि वो अलग ही हो जाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब आप उसकी ऑयलिंग, लिवेंजिंग, सर्विसिंग करवा रहे हो, वो मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में? और बोलिए, किसी को कोई पूछना हो कुछ इस बारे में ताकि मैं आगे चल सकूं, तो हम चेक कर सकते हैं कि मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर कौन से हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं। ठीक है, पेट्रोल डलवा रहे हैं उसके अंदर मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर रोज ही डलवाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज रोज नहीं किए जाते। आप ये नहीं कहते कि 10 किलोमीटर के बाद में सीएनजी किट को चेंज करवा दूंगा। 10 किलोमीटर के बाद हो सकता है कि आप पेट्रोल या फिर इंजन ऑयल नया डलवाएं। हाँ सर, पावर पेट्रोल डलवा सर घर में ये पेंटिंग करने काम वो वही कर रहा है, काम वो वही कर रहा है, रेवेन्यू नहीं चाहिए। पावर पेट्रोल डलवा चाहे सुपर पावर डलवा चाहे कोई भी डलवा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल, मान लो यहाँ पे मेरे पास में ना आप लोग मेरे एम्प्लॉइज मैंने आपके लिए ना वाटर के लिए एक प्यूरिफायर मशीनरी लगवाई हुई है, और उस प्यूरिफायर मशीनरी के अंदर से कुछ कैनुलास या फिर कुछ फिल्टर्स को मैं चेंज करता हूँ रेगुलर इंटरवल्स के बाद में। क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे है? क्योंकि वो मेंटेनेंस चार्ज है, सर आपको रेगुलरली बेसिस पे वो एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ा रहा, वो जैसा पिछले वाला था वैसा कर रहा है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों से, मान लो कोई रेगुलर इंस्पेक्शन है और मेजर रेगुलर इंस्पेक्शन है, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो या मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर कहते हो? मेजर इंस्पेक्शन है जिसके की बिना वो काम ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। मेंटेनेंस के अंदर मानते हो, अभी मानते हो मान लो, अभी मानते हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब AS10 पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा इंटर के अंदर कि ये चीजें हमारी कैपिटलाइज नेचर की एक्सपेंडिचर हैं और PPE की वैल्यू में, यानी कि एसेट की वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि ये 12 महीने से ऊपर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। मैंने बोला मेजर इंस्पेक्शन, 5 सालों के अंदर मैंने कोई खर्चा करना था, 5 सालों के अंदर मैंने कोई खर्चा करना था, ठीक है जी। 1 साल लगवाया और 5 साल बीत गए। अब 5 साल बाद मैं ना चेक करवा रहा हूं किसी टेक्नीशियन को बुला करके कि हाँ जी सर, ये जो अमाउंट है, ये जो मेरे पास में प्लांट एंड मशीनरी है, इसको चेक करो और ये आगे भी ठीक चलता रहे, यानी कि उससे किसी को नुकसान ना हो जाए। तो क्या वो मेरे पास में मेरे एसेट का पार्ट बन जाएगा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 कहता है यस, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
क्योंकि वो 12 महीने से ज्यादा के इंटरवल पे कैपिटलाइज नेचर, मेजर कह रहा हूं मैं, मेजर इंस्पेक्शन। तो सर उसकी डेफिनेशन क्या है? किसकी डेफिनेशन? पर वो एसेट की वैल्यू को बढ़ा ही नहीं रहा। एसेट की वैल्यू को बढ़ा नहीं रहा जी। हम ये कहते हैं वो प्रोफेशनल फी अगर हम खर्च नहीं करते तो हमारे एसेट काम करने लायक ही नहीं रहता। मैंने तभी कहा ना ये इंटर लेवल पे बोल रहा है, AS10 आपको नहीं बोल रहा, आपके लेवल पे नहीं पढ़ाया जा रहा। तो वो चीजें कुछ बदल करके इंटर लेवल पे कुछ और हो जाती है। बात समझ में आई? अच्छा एक बात और पूछता हूं तुम लोगों से, एक क्लॉक लगी हुई है ऑफिस में, इस कैमरा की तरह से, इस कैमरा की तरह से वो भी यहीं पे ही रहेगी 5 साल 10 साल 15 साल? बोलिए क्या कहते हैं, ये कैपिटल एसेट है या रेवेन्यू नेचर का एसेट है? कैपिटल एसेट है सर। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे। अब सोचो डेप्रिसिएशन लगा दूं और डेप्रिसिएशन लगाने का खर्चा इतना कम हो कि जो उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं उससे भी कम हो। मतलब उस घड़ी की वैल्यू है 120 रुपए, उसने चलना है 20 सालों तक, ठीक है जी, चलती जा रही है 120 रुपए की घड़ी मात्र, या 500 रुपए की घड़ी जो है वो 20 सालों तक चलती जा रही है, और मैंने उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंटेंट बना करके रखा हुआ है अपने पास कि तू इसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज मुझे देते रहना। क्या वो बंदा उस घड़ी के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन लग रहा है उससे ज्यादा की सैलरी ले रहा है? क्या कहती है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अब क्या माने इस 120 रुपए, 120 या 500 रुपए की घड़ी को एसेट माने या ना माने? एसेट मानेंगे और सर रिकॉर्ड। पहले एक बात बताओ, दिमाग में कुछ गर्मी आ रही है? कुछ नॉलेज इंक्रीज हो रही है? कुछ समझ में आ रही है मेरी बातें? कुछ अलग आज मैं बोल रहा हूं ऐसा लग रहा है? तो बेटा मैं यही बताना चाह रहा हूं तुम्हारे को कि ये हमारे को बोला जाता है कि अगर कुछ ऐसे एसेट्स आपके पास में हैं जिसके के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है और वो डेप्रिसिएशन मेंटेनेबल, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट से भी ज्यादा है, वो कम है, मतलब जो उसको अकाउंट्स के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि 500 रुपए का तो हम एक पिज्जा ही खा जाते हैं। अब सेल की बात आई, भाई साहब ने सेल की बात की अभी। यहां पे ये कैमरा मेरे सामने है, दो चीजें हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ये जनरेट कर रहा है मेरे लिए। हाँ सर कर रहा है, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं ये सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं मुझे इस कैमरा और माइक की वजह से ही, वो इनबिल्ट है उसके अंदर, ढूंढ रही माइक का इनबिल्ट है। और मैं अच्छा बच्चे पता है क्या, जहां मैं पकड़ लेता हूं कि अच्छा ये ऐसे कर रहे थे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो नीचे देख रही थी, वो तो आंखें बंद करनी ही पड़ेगी, इतने सारे लॉजिक्स हैं। और भाई साहब मैंने FB के ऊपर कल एक पोस्ट शेयर की है जो कि इंटरव्यू लेते हैं UPSC का प्रिपरेशन कराने के लिए, एजुकेटर है वो एक बात कह रहे थे कि वो जो इंटरव्यू लेते हैं UPSC के अंदर ना हम लोग, वो ये जानने के लिए नहीं कि कोई स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास में है या नहीं है, हम आपकी सच्चाई को, आपकी रैशनैलिटी को, आपकी डिग्निटी को, आपकी इंटेग्रिटी को, इन सब चीजों को टेस्ट करते हैं कि आप कहीं झूठे तो नहीं है, मक्कार तो नहीं है। अगर आपने 100 में से 100 भी लिए हैं तो उस इंटरव्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए केवल इतना सही काम बहुत है कि आप एक चीज मिथ बोल दें। हमें इस चीज से दिक्कत नहीं है कि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना सॉरी मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये जाएगा कि ठीक है, क्योंकि सारी नॉलेज तो हर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, हमारी उम्मीद, हमारा क्या नाम है, आम राय क्या बनेगी कि इसको इस बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये उससे भी बुरा होगा अगर हम अपनी राय ये बना लें कि आप तो झूठे हैं। समझ में आई? 5 में से 4 क्वेश्चन आपको आते थे, एक नहीं आता था, तो एक राय है। अच्छा कुछ लोग अपने को ना अच्छा करके दिखाना चाहते हैं। कैसा करके दिखाना चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है, एक
क्या नाम है उसके अंदर, वो तो हिंदी में बोल रहे थे और मैं भी ऐसी हिंदी ही बोलूंगा, अनधिकृत कॉलोनी के अंदर, ठीक है जी, मतलब ये जो कच्ची कॉलोनियां वगैरह होती हैं उसके अंदर उसका जन्म हुआ है, तो उसके बस में तो नहीं है ना कि वो उस सत्य को बदल सके, उस सत्य को वो बदल सके, बाद में चाहे वो कितना ही करोड़पति बन गया हो, लेकिन उस सच को वो नहीं बदल सकता क्योंकि जहां वो पैदा हुआ था। उसने हमें अगर ये झूठ बोल दिया कि मैं तो पैदा ही हुआ था चांदी का चम्मच लेकर के, और मैं तो राजा के घर में पैदा हुआ था, और कहीं से हमारे को इस चीज की नॉलेज है जो कि उसी ने उस फॉर्म में भरी है, तो वो झूठा तय कर दिया जाए और हमारी राय जो उसके अगेंस्ट बनेगी वो बहुत खराब होगी उसके लिए, जिससे कि वो बाहर हो सकता है। बजाय कि इससे उसको, उसने ये झूठ बोला तो क्यों बोला, पता है क्यों बोला? हम उससे कुछ नहीं पूछने वाले थे, सिर्फ ये पूछने वाले थे कि अच्छा एक बात बताओ दोस्त, ये कच्ची कॉलोनियों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का होता है, इस चीज की नॉलेज है आपको? तो हो सकता है उसको उस चीज की नॉलेज ना हो और वो ये बात का कारण ये हो कि उसने वो कच्ची कॉलोनी जब वो 5 साल की उम्र में था या उससे पहले ही छोड़ दी थी, तो वो ये सच बता सकता है ना कि मैं इतना छोटा था कि मैंने होश भी नहीं संभाला था, इस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है और मैंने कभी अपने पूरे जीवन में जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उसने सच बोला और सच बोल करके वो सिक्योर हो गया, बाकी 4 क्वेश्चन उसको आगे ले गए। लेकिन अगर उसने एक झूठ बोल दिया तो 4 क्वेश्चन भी उसको आगे लेकर के नहीं जाएंगे। सच्चाई सबसे पहले होनी चाहिए। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं, मैंने एक वर्ड अपने ही नोट्स के अंदर लिखा हुआ था, डीकमीशनिंग। डीकमीशनिंग थोड़े दिन पहले, उसका मतलब होता है कि तोड़ फोड़ करने के, डीकमीशनिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो डिमोलिशिंग कॉस्ट होती है ना, उसको कहते हैं। मेरे माइंड में नहीं आई बात, मैंने कहीं गलत कर दिया, पॉइंट कुछ गलत कर दिया, ठीक है जी, अब क्या हो गया, गलत कर दिया, तो सामने से बच्चे ने गूगल किया, सामने से बच्चे ने जो गूगल किया वो मुझे पूछा, बताया कि सर क्या ये सही है, वो फिर भी कंफर्म कर रहा है। मैंने कहा बेटा सच्चाई से, बेटा मेरे को इसकी एग्जैक्ट वर्ड मालूम नहीं है, क्यों जरूरी है कि मेरे को सारे इंग्लिश वर्ड्स मैंने पढ़ रखे हो, जस्ट बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरी कायनात के सारे इंग्लिश के वर्ड मुझे पता होंगे, फिर तो मेडिकल साइंस के भी पता होने चाहिए, उनको तो हम पढ़ भी नहीं पाते। मैंने उससे झूठ नहीं बोला, अगर झूठ बोला होता ना कि नहीं बेटा, या फिर बहाना बना करके आगे चला दिया होता, तो उसके अंदर क्या हो जाता, उसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात हो जाती कि सर तो झूठ बोलते हैं। अभी क्या है, सर को नॉलेज नहीं, कोई चीज अगर है उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो कि मैं ये काम आगे से नहीं करूं, दैट्स इट। पता तो लगा ना तुम्हें कि तुम्हारे अंदर ये चीज गलत है। क्या पढ़ रहे थे हम डेप्रिसिएशन के अंदर, भूल ही गया। मैंने आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और इन्होंने बात की थी कैमरा की, सेल की, तो कैमरा यही है, कैमरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है और साथ ही जो सेल है वो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं। अब आप डिफाइन कीजिए कि क्या इस सेल की लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, नहीं है, अगर वो एवरेडी के हैं तो। अगर ड्यूरा सेल है और वो 3 साल तक चलते हैं तो वो सेल भी कैपिटल एसेट है। आप इसको यहाँ पे सेल के हिसाब से नहीं चेक करेंगे, टाइम पीरियड के हिसाब से चेक करेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के नाम से चेक करेंगे। अगर कोई प्लांटेड, कोई चीज, कोई वस्तु आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है और उसकी लाइफ 12 साल से ऊपर है, तो वो हमारा एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो हम क्या कहते हैं कि अगर एक सेल भी है तो भी वो क्या होगा, कैमरा तो है ही सालों के लिए, लेकिन अगर सेल लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, 12 महीने से ऊपर चलने वाला है, वो भी कैपिटल है। और अगर नहीं है तो वो रेवेन्यू नेचर का या फिर मेंटेनेबल नेचर का है, उसको हम पीपीई की वैल्यू के अंदर या एसेट की वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। सिमिलरली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बात की थी कि इमीडिएटली, सुनो ध्यान से, इमीडिएटली किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का बैन हो जाए, मान लो आज दिल्ली के अंदर काम चल रहा है प्लास्टिक पॉलिथीन का, और प्लास्टिक पॉलिथीन बैन हो जाए इमीडिएट इफेक्ट से, जैसे वो 2000 रुपए का नोट लॉन्च हो गया था और 1000 रुपए का आउटडेट हो गया था, रात को अंकल आए और बोल दिया आज से थैली यूज नहीं करने का, बैन है, लेकिन
कुछ माइक्रोन से ऊपर। लेकिन अगर वो बोल दीजिए रिस्ट्रिक्टेड है, आज के बाद कोई भी दूध भी, तंबाकू भी, कोई भी प्रोडक्ट, चाय पत्ती भी, मैन्युफैक्चरर भी प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करेंगे, ऐसा बोल दिया जाए अब 20 से, तो क्या आप मानते हैं कि जिस मैन्युफैक्चरर के पास वो मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली मशीनरी होगी, वो अब बेकार हो चुकी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कोई भी चीज एकदम से बेकार नहीं हो जाती, लेकिन कुछ चीजें एकदम से भी बेकार हो जाती हैं। दिख लिया तुमने? दोनों एग्जांपल सेट हो गए ना, एक तो टाइपराइटर और उसका दिया था मैंने कंप्यूटर का, और अब मैंने क्या बोला, चाचा ने आकर के एकदम से बोला और विद इफेक्ट सब खत्म एकदम से। अब ये प्लांटेड मशीनरी मेरे को प्रोडक्शन के लायक है? हाँ है। क्या ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है? नहीं। क्या इसकी लाइफ खत्म हो गई थी? नहीं, लेकिन इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हो चुका था। तो हमें उस प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा। सर इससे तो हमें हैवी लॉसेस आ जाएंगे। आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्लांट एंड मशीनरी को, सर ये क्या बोल रही हो, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटलाइज नेचर की होती है, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, जब उसकी लाइफ आगे चल रही होती है या फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होती है। आज इस घोषणा के बाद चीज की वैल्यू नल हो गई है, उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना पड़ेगा, और पूरी की पूरी वैल्यू कैपिटलाइज नहीं रहेगी। बात समझ में आई? जी बोलो। उसी साल के पीरियड में। हाँ तो वो जिस वैल्यू पे होगा ना, मान लो कि वो 10 लाख रुपए की खरीदी गई थी और 5 लाख तक हम उसको डेप्रिशिएट कर चुके थे, और आज ये चीज आई कि आज के बाद हम इसको यूज नहीं कर सकते, आउटडेटेड हो चुकी है, फुल्ली आउटडेटेड हो चुकी है, तो इसके बाद में जो रिमेनिंग 5 लाख रुपए लगे ना, उसको हमें P&L अकाउंट में चार्ज करना पड़ेगा। हाँ उसी साल, क्योंकि हमें खत्म करना पड़ेगा ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, धीरे धीरे बकरा हलाल कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक ही बार में काम खत्म, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं रहा। अब क्या करोगे उसको लेकर के? तुम्हारे घर में एसी लग गया, ठीक है जी, कूलर चलना ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई ना। और जीरो वैल्यू की चीज को अगर हम मान लें, अब तो कूलर जो है वो जीरो वैल्यू का हो गया, और कबाड़ी अंकल आते हैं और उसको 1000 रुपए में ले जाते हैं, तो अपन खुश होते हैं कि प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि जीरो हमने लगाई थी और कोई ज्यादा दे गया, कुछ कम दे गया तो लॉस हो जाती। तो चाहे आप उसको लॉस ऑफ एसेट कह लो, चाहे आपको कैपिटल लॉसेस कह लो, कुछ भी कह लो, वो चार्ज तो P&L अकाउंट में ही होंगे। जी, जिसमें कि लाइफ ज्यादा थी सेल की। लाइफ एसेट की नहीं बढ़ा रहा, उसकी खुद की लाइफ 3 साल है, 12 महीने से ज्यादा है। हाँ सेल एसेट बन जाएगा, हाँ सेल एसेट बन जाएगा। उससे आपने वो वाटर वाले में सर चेक करने आता है। हाँ इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट जो होती है ना, वो उसकी हम ये मानते हैं मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट जो होती है ना, चाहे वो मेंटेनेबल हो और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाती है इंटर लेवल। ईयरली इंस्पेक्शन 12 महीने से ऊपर वाली हो तो मानते हैं, 12 महीने अंदर वाली 12 महीने के अंदर वाली, जैसे तू सर्विसिंग वगैरह कराता है अपनी गाड़ी की, उसको हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, मेंटेनेबल मानते हैं। सारी की सारी वो जो कंडीशन लगी होती है ना 1000 किलोमीटर, और वो सारी की सारी 12 महीने के अंदर ही आ रही होती है, तो 12 महीने चेक करना। तो दोनों कंडीशन है, दो कंडीशन, 1000 किलोमीटर और 45 डेज ये लिखा हुआ होता है उसमें। झूठ मत बोल, कार मेरे पास भी है, ये सोचता है यही कार लेके घूम रहा है, कहता वहां अगर मैंने 1000 किलोमीटर चलाई ही नहीं है तो अच्छा, वहां पे लिखा हुआ होता है। कंपनी भी बहुत सियानी है, वो आपको अपने पास बुलाने की मौके की फिराक में रहते हैं। वो क्या कहते हैं, 1000 किलोमीटर या 45 डेज, विच एवर इज अर्लियर, है ना, जो पहले हो जाए। 45 दिन पूरे नहीं हुए, दूसरे ही दिन तुम उसको लॉन्ग ड्राइव पे ले गए था गर्लफ्रेंड को लेकर के, 45,000 किलोमीटर था, कितने जो भी 10,000 किलोमीटर था, घुमा लाया उसको, दूसरे दिन ला करके गाड़ी खड़ी कर दी। तो अब 45 दिनों वाला क्राइटेरिया खत्म हो गया,
क्योंकि किलोमीटर वाला क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो चुका है। और अगर 10,000 किलोमीटर तक घर पे ही रखी हुई थी और 45 दिन हो गए हैं और 46वां दिन आ गया, 46 डे आ गया, तब भी तेरे को उनके पास जाना पड़ेगा। खड़े खड़े गाड़ी में कोई डिफेक्ट ना आ जाए इस नाम पे वो तुम्हारी जेब काट लेते हैं। अच्छा जी, तो ये बात समझ में आई तुम लोगों को? ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, और सुनो ध्यान से, हमारे पास में प्रोफेशनल फीसेस होती हैं कभी कभी, जिसको कि तुम ना छोटे लेवल पे इंस्टॉलेशन चार्जेस के अंदर इंक्लूड करके देख लेते हो। चलो पहले बताते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होते हैं। मैं एसी खरीद के लेके आया और एसी खरीदने के लिए मैंने दो तरह के खर्चे किए। क्या दो तरह के खर्चे किए? एक तो इसका खिड़की का फ्रेम बनवाया और एक इसका स्टेबलाइजर लेकर के आया जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशंस को ठीक रखता है, जिससे जो कि मेरा एक ऐसा मेजर पार्ट है जिसके बिना कि ये काम ही नहीं कर सकती, जिसके बिना कि ये प्लांट एंड मशीनरी काम ही नहीं कर सकती, है ना? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? चेक करो, क्या ये हमारे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं ये फ्रेम? हाँ सर, वरना हमारी प्लांट एंड मशीनरी खराब हो जाएगी। क्या ये स्टेबलाइजर जो है इसके बिना अगर हम इसको चलाएं तो ये टिक पाएगी प्लांट एंड मशीनरी? नो सर। और क्या ये स्टेबलाइजर 12 महीने से ऊपर जाएगा? हाँ सर जाएगा, 6 महीने में थोड़ी बदलते रहते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे रहे हैं और 12 महीने से ऊपर भी काम कर रहे हैं और कैपिटल एसेट का पार्ट बन गए हैं। तो इसलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस हम इंक्लूड कर देते हैं, या फिर कोई पार्ट अगर उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जरूरी है उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूं, इंस्टॉलेशन चार्जेस करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कोई बंदा आया और उसने अपनी प्रोफेशनल फी भी ली सेटअप करने के लिए, या फिर कोई ऐसी कमीशन दी गई जो उसको इंस्टॉल किया था, जिसको हमने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया था ना, वो हमने कोई कमीशन पे की है उस चीज के लिए, उसको दिलवाने के लिए। मान लो कि वो चीज बाहर से आ सकती थी और इसके लिए कोई बंदा हमसे कमीशन ले रहा था। क्या ये कमीशन वन टाइम है? क्या इस कमीशन से हमारे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं? ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी। बात समझ में आई? हम किसी से राय ले रहे हैं, भाई साहब कौन सा प्लांट लूं, मुझे नॉलेज नहीं है। मान लो मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे को एक प्रिंटर खरीदना है, तो मैं भाई साहब से पूछता हूं सर एचपी का खरीदूं, ब्रदर का खरीदूं, कैनन का खरीदूं, किसका खरीदूं और कौन से वाले का खरीदूं? कहते मैं बता दूंगा, 50 रुपए लूंगा। ये प्रिंटर की वैल्यू थी 3,000 रुपए, क्या मूल्य 3,000 रुपए का पड़ा है? 3,050 का पड़ा है। वी आर इंडियंस, बढ़ा करके बताओ, महंगा बताएंगे ना। बाहर पता फॉरेन में क्या होता है, जो कोई महंगा बताता है ना उसको कहते हैं भाई चल पागल, ये इतने का तो है ही नहीं, इतने का है, और वो उसमें खुशी महसूस करते हैं कि हमने पैसे को बचा लिया। या इंडियंस क्या कहते हैं, शो ऑफ करते हैं, 150 रुपए वाली घड़ी पहनेंगे करोड़ बाग से लेकर के। तेरे को पता है इसके ऊपर ब्रांड नेम किसका लिखा है? 10,000 की है ये। और सर आपने सर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करा उसको लाने, शांति प्रभु शांति, में आ रहा हूं, मुझे पता है। हाँ जी, तो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस और प्रोफेशनल फी बीच में इंक्लूड करनी है, ये बात समझ में आ गई। अब भाई साहब मुझे कह रहे हैं फ्रेट, मैं लेकर के आया था, ना केवल फ्रेट बल्कि उसको कंबाइन ज्वाइन करने के जो चार्जेस होते हैं, असेंबलिंग कॉस्ट जो कहते हैं, वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। आप लेकर के आए एसी को अपने पास में और आपने रिक्शा का किराया पे किया, क्या वो रिक्शा किराया रोज रोज पे होता है? उस एसी के ऊपर नहीं, वो परचेजेस के ऊपर रोज होता है, लेकिन इस एसी के ऊपर वन टाइम चार्जेस। तो वो क्या हो जाएगा जी? वो कैपिटलाइज नेचर का हो जाएगा, वो रिक्शा का किराया कैपिटलाइज नेचर का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को असेंबलिंग कॉस्ट हमने की या फिर कहीं हमने उसको लोकेट करना था, वो लोकेट करने के लिए हमने कोई चार्जेस दिए हैं? जैसे बहुत बड़ी बड़ी कभी कोई भी प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, वो पार्ट्स में आती हैं, उसके पैर अलग आ रहे हैं, पेट अलग आ रहा है, सिर अलग आ रहा है, रावण है हाँ ये। तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया जी, वो हमारे पास में अब वहां पे जाकर के असेंबल किया जाएगा अलग अलग।
अलग अलग चीज को हम असेंबल करेंगे, उसके लिए चार्जेस लगेंगे। क्या ये चार्जेस रोज लगाए जाएंगे? एक बार फिर खोल के दिखाना 2 महीने बाद मैं भी सीखेगी अब की बार, ऐसा थोड़ी कहते हैं। वो एक बार चार्जेस हो और फ्यूचर यूटिलिटी दे रहे हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, तो जी वो क्या हो जाएंगे? वो भी कैपिटलाइज नेचर के हो जाएंगे। हाँ जी, आप बोलिए। तो जो हम प्रोफेशनल फी पे करते हैं स्टार्टिंग में, वो एसेट की वैल्यू। इलेक्ट्रीशियन का बोल लो आप चार्जेस, उसके अंदर जो फिक्सचर्स के अंदर आ गए, यानी कि जो वायरिंग हुई वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके साथ, क्योंकि वन टाइम ही हो रही है। और जो ऑन रेगुलर बेसिस देते हैं मेंटेनेंस, नहीं वो नहीं, हाँ वो मेंटेनेबल के अंदर। मैडम ये कहना चाहती है, कहती है सर मान लो हमने एक फिटिंग्स करवाई, तो वो वायरिंग फिटिंग्स वो तो वन टाइम है, तो वो कैपिटलाइज नेचर का। लेकिन ये जो स्विच है इसको बार बार ऑन ऑफ करते हुए ये 12 महीने के अंदर खराब हो जाता है, जल जाता है, कभी कभी पकड़ भी लेता है एक आध बार हमारे को, तो वो क्या है? वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा। एसी की सर्विस भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा। आपने एसी आज खरीदा, चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो सब 3 दिन बाद उसको ठीक करने आ रहे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेबल होगा वो क्या नाम है अपने पास में वो होगा। अच्छा एक बात बता देता हूं, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, जब तक किसी भी एसेट को परफॉर्म करने के लिए पुट टू यूज के अंदर नहीं डाला जाता, तब तक के जितने भी खर्चे सोच सकते हो ना, अरे सर मजा ही आ गया। अब तो आपने मुद्दे की बात कर दी। अगर हम इसमें कोई स्पेशल फीचर्स डाल रहे हैं तो? हाँ स्पेशल फीचर भी एक ही बार डालेंगे ना। नहीं सर, मतलब जैसे हमने कुछ दिन यूज कर लिया, हाँ तो इस बार उसमें कुछ हाँ स्पेशल फीचर डालने से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी, जैसे मैंने सीएनजी सिलेंडर लगाया था, तो वो कैपिटलाइज नेचर का एक्सपेंडिचर। तो कोई मशीनरी ली, उसको रन करने के लिए कोई लेबर रखा, उसका चार्जेस? हाँ सर वो भी कैपिटल नहीं, वो रेगुलर बेसिस पे देते होंगे ना आप उसको। हाँ मंथली बेसिस पे बार बार देते होंगे, वो रेवेन्यू नेचर का है। अगर आप उसके लिए कोई प्रोफेशनल या फिर कोई सुपरवाइजर रख रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का, वो कैपिटलाइज नेचर का नहीं, वो इंक्लूड नहीं होगा उसमें। अब एक झटका दूं छोटा सा, एक जवाब देना मेरे को, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है। फाइनेंस की कॉस्ट है सर, प्रोडक्शन की कॉस्ट ही नहीं। अब देखो कैश फ्लो तो हम भी पढ़ के आए हैं सर। अच्छा अब सुनो, समझो, ध्यान से समझो मेरी बात को। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी लोन के पैसे से ली और उसको पुट टू यूज 1 जुलाई को किया, 1 अप्रैल को खरीदी, 1 जुलाई को पुट टू यूज किया, ठीक है जी। और ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट था वो पे तो करना पड़ा होगा ना बैंक को, कैपिटलाइज नेचर का। मशीन को सेटअप, मशीन लोन के पैसे से ली है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, और इंटरेस्ट उस टाइम पीरियड के लिए किया है जिस टाइम पीरियड में मेरे पास में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं था। तो लॉजिकली ना एक बात सोच लेना, इस एसी को दुकान पे पसंद करने के बाद जब मैंने इसको नजरों से देखा, मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा इसी को लेकर के जाऊंगा, ठीक है जी, तो इसी को लेकर के जाऊंगा, ऐसा सोचा। और वहां से लेकर के इसको लगा करके इसकी ठंडी हवा खाने तक जितने भी खर्चे हुए हैं कैपिटलाइज नेचर के। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अगर हम कोई मशीनरी लोन पे ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट नहीं, देखो इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया ना। मैडम कह रही हैं अगर हमने कोई लोन लेकर के प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नेचर का होगा। क्या मैंने ऐसा कहा? मैंने ये कहा आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो रेवेन्यू नेचर का था, जनरल रूल ये है। लेकिन जिस दिन आपने इसको खरीदा था से जिस दिन आपने इसको पुट टू यूज किया था उस टाइम पीरियड के बीच में जितना 3 महीने का इंटरेस्ट होगा ना वो कैपिटलाइज नेचर का है। पर वो इंटरेस्ट रेट होगी तो काफी नेचर का नहीं। मैं देख, बैटरी और बैटरी तो बैटरी ही थी ना, लेकिन एक बैटरी ड्यूरासेल थी और एक बैटरी एवरेडी की थी। तो तुम बैटरी के ऊपर मत जाओ, तुम उसके नेचर को देखो। क्या वो वाले 3 महीने का इंटरेस्ट जीवन में कभी दोबारा पे करना पड़ेगा? ऐसा ये खास इंटरेस्ट है ना, तो ये खास इंटरेस्ट कैपिटलाइज नेचर का, ऐसा रूल कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो मैं क्या करूं, मैं चाह के भी गलत नहीं बोल पा रहा हूं। और बोलो जी, किसी ने कुछ बनाना हो? लास्ट में तो मैंने सही बात बता दी है ना।
कि जिस दिन इसको पसंद करूंगा से जिस दिन इसको पुट टू यूज करूंगा उस तक के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे जी, कैपिटलाइज नेचर के हो जाएंगे, बशर्ते ये वन टाइम हो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हो। सब पसंद करूंगा या खरीदूंगा? अरे या अल्लाह, हाँ पसंद करूंगा, मैंने सही बोला है, पसंद करूंगा बिल्कुल सही बोला है मैंने। क्यों? क्योंकि पसंद करने से पहले, खरीदने से पहले मैंने किसी की राय ली थी ना। तो सर आप अगर शॉप पे जा रहे हो खरीदने तो ये देखो कह रहा बस का किराया नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बंदे होते हैं ना, कहते हैं कौन बने करोड़पति में, 5,000 रुपए का क्वेश्चन में जीत करके आया हूं, सेकंड क्वेश्चन पे बाहर हो गया था। अब वो एरोप्लेन की टिकट को भी बीच में जोड़ना चाहते हैं, कहते हैं भाई आने का इतना लग गया और मिले कुछ नहीं, मेरे को तो लॉसेस हो गया। ऐसा कह करके वो टैक्स में छूट नहीं देते तुम्हारे को, वो कहते हैं कि ये जो तुम आए थे ये कैजुअल इनकम कमाने आए थे, विच मे और मे नॉट अराइज, तो 30% फ्लैट टैक्स लगेगा 5,000 रुपए पे। वैसे जो है हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए तक, अगर हम 60 साल से छोटे हैं, 2.5 लाख रुपए तक एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। और स्पेशल बेनिफिट अगर हम ले लेंगे 5 लाख रुपए से कम हमारी इनकम हो तो 5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं मिलता पर एनम। हाँ, ऐसा जानने के लिए, इसको डिटेल में जानने के लिए आइए इंटर में, आइए इंटर में पढ़ाएंगे आपको टैक्स में। ठीक है जी, तो समय पूरा हो चुका है। आज आपके डाउट्स लिए पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज के और बाद में डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, थ्योरी बताइए, मैंने कहानियां सुनाई हैं आज आपको जस्ट, लेकिन कहानियां सुन करके सोच करके इसको उड़ा मत देना। देखो कितनी जल्दी बैग पैक कर रही है, इतनी ही जल्दी है जैसे मेरे निकलने से पहले ये निकल जाएंगे। मैं बार बार तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम 4th फ्लोर पे बैठे हो और मेरे सामने खुली खिड़की, अगर ज्यादा जल्दी है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। भाई मेरे हिसाब से तो 4th ही हो जाता है, 4th नहीं, 2nd भी नहीं है, शायद 3rd होगा। सीढ़ियां बहुत है यार और मेरे को सांस चढ़ जाता है तो मैं उसको 4th ही काउंट करता हूँ। मैं वो 50-50 वाले को भी ना डबल काउंट कर लेता हूँ। क्या करूं, किसी जमाने में हम फुटबॉल खेलते थे, आज खुद फुटबॉल है। अब बच्चे खेलते हैं हमसे, यही सोच करके, मतलब लिटरली